इसको टिक करना। थियरी क्वेश्चन के लिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, जो पॉइंट मैंने बता दिया उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, आपका टाइम बचेगा। पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। दूसरा, व्हाई आई सजेस्ट म्यूचुअल फंड, लो कॉस्ट हाई वैल्यू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? 10,000 बस। चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। कौन से शेयर लोगे? 10,000 में डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन से शेयर तुम खरीद सकते हो। पसंद की शेयर बोलो। भेल, BHEL। इसका भाव कितना चल रहा मुझे नहीं पता, मैं इतना एक एक का भाव नहीं याद रखता। 1,000 रुपये, 500, इतना सस्ता है तो फिर रुको एक बार चेक करते हैं। रुको सीरी से पूछते। सीरी प्लीज टेल मी द मार्केट प्राइस ऑफ भेल। नालायक सीरी, कुछ और ही बता दिया। नहीं बताते क्या? भेल पूरी प्राइस आ गया इसमें। 212 रुपये 90 पैसे, 213 रुपये पकड़ दो, ठीक है। और TCS लेंगे, TCS करीब 4,000 के आसपास पकड़ लो इसको भी। और एक बताओ, जोमेटो 150 के आसपास होगा, मान लो 150, 160, 140। तो ऐसे थोड़ी देर के बाद आपके 10 शेयर खत्म हो जाएंगे। 10-15 स्टॉक के बाद ना खत्म, और एक एक शेयर खरीद पाओगे। अब तुम्हें 10,000 क्या करो, इसी 10,000 को तुम HDFC 100 टॉप 100 फंड में डाल देना। एक स्कीम है HDFC म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है HDFC टॉप 100 फंड। ये एक और स्कीम है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ठीक है। 10,000 रुपये भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। अगर आपने 10,000 रुपये HDFC टॉप 100 फंड में डाला तो आपको आपका पैसा कितने स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा? 100 शेयर में। 10,000 रुपये में भी आपको 100 शेयर का डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में डालोगे तो ये इनके करीब 150 शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। 10,000 रुपये में आपको 150 शेयर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, लो कॉस्ट हाई वैल्यू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरा जो बेनिफिट है वो सेकेंड वाले बेनिफिट की वजह से ही है। डाइवर्सिफिकेशन विल रिड्यूस द रिस्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है, एक MCQ भी पढ़ा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क घटेगा। कभी मान लो किस दिन स्टॉक मार्केट गिर गया तो पूरे के पूरे 100 स्टॉक थोड़ी गिरेंगे उस दिन, 25 गिरेंगे, 25 बढ़ेंगे, 50 में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो आपका एक साथ तो भारी भरकम नुकसान नहीं होगा ना। और तीसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है। आप डायरेक्टली अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी, STT क्या क्या लग जाएगा, खरीदते समय भी बेचते समय भी, ठीक है। और एज एन इंडिविजुअल आप खरीदते हो तो एक कॉस्ट ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा कॉस्ट लगता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। कुछ भी फ्री नहीं है, बट एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम हुआ। दूसरा, आपको प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमको लगता नहीं कि एक
25 साल 20 साल क्वालिफाइड सीए आपको फंड मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है, तो उसकी भी तो एक कॉस्ट है, तो वो भी आपको मिल रहा है। तीसरा, म्यूचुअल फंड का ब्रोकरेज कम होता है, मैंने बताया आपको, इनका बल्क में ये परचेज करते हैं, तो लोअर ब्रोकरेज का एडवांटेज किसको ट्रांसफ़र हो जाता है? इन्वेस्टर को उसका बेनिफिट मिलता है। तो रिलेटिवली आप देखेंगे तो इनका कॉस्ट बहुत कम होता है रिलेटिवली। खरीदते समय आपको एंट्री लोड लगता है बहुत ही कम या नहीं लगता है, बेचते समय एग्जिट लोड नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। कुछ कुछ स्कीम बोलती है कोई लोड नहीं लगेगा, तुमने 10 रुपये डाले तो 10 रुपये का यूनिट मिलेगा, बेचते समय 10 रुपये के बदले 10 रुपये ही मिलेंगे, कोई हम इससे एक्स्ट्रा, लेकिन ऑफ कोर्स फंड मैनेजमेंट फीस लेते हैं वो, दैट इज़ योर एक्सपेंस रेशियो में आ जाता है वो, ठीक है। यानी साल भर में उनका जो रिटर्न आएगा उसमें एक्सपेंस कट करके आपको अमाउंट मिलता है। सो दैट इज़ अबाउट रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बट फिर भी बहुत कम है, जो बेनिफिट है उसके मुकाबले कॉस्ट कम है। अगर आप कोई पर्सनलाइज वेल्थ एडवाइज़र रखोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे आपसे वो। आप बोलेंगे मेरे पर्सनल बिहाफ में तुम संभालो मेरा पोर्टफोलियो, वो काफ़ी पैसा चार्ज करते हैं और ऊपर से वो सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं देते हैं। सबकी बात नहीं, बट बहुत सारे लोग, वो देखता है कि मेरे को किधर फ़ायदा है, ठीक है। जो कुछ वेल्थ एडवाइज़र या फंड मैनेजर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा चर्निंग करेंगे। क्यों? ब्रोकरेज, कमीशन, सामने वाले से भी कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग रहती है, ठीक है। तो ये सब चक्कर हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर क्यों, ज़रा जानो। लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। आपको जब पैसा चाहिए आप एक रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालो, ऑनलाइन भी रिडम्पशन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है, और आपको विद इन 3 वर्किंग डेज आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए? खाली एक जगह पे लिक्विडिटी नहीं होती है। कहाँ? वो ELSS स्कीम में, याद है क्या? क्योंकि वहाँ पर आपने इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन ले रखा है। ऐसा नहीं कि तुमने आज डाला, डिडक्शन लिया, वापस परसों रिडीम मार दिया। तो वहाँ पे 3 साल का लॉक इन है, ELS में 3 साल का लॉक इन है। अदर देन दैट बाकी स्कीम में आपको मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज, मैं वो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कई बार एक दिन के बाद ही पैसा आपको अकाउंट में दिखता है। लिक्विड फंड, डेट फंड में तो उल्टा एक दिन में ही हो जाता है। और क्या चाहिए? बैंक में अगर आप FD रखोगे, FD तोड़ोगे, तोड़ सकते हैं, तो रिस्क क्या है उसमें? पेनाल्टी लगती है। अगर 7% इंटरेस्ट बैंक दे रही थी तो अभी आपको 4-4.5% ही, 2-2.5% काट लेंगे आपको, ठीक है। एक दिन पहले भी अगर आपने रिडीम कर दिया तो 2-2.5% आपको कट जाएगा। 1-1.5-2-2.5% बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का इशू है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे 5-7 साल भूल जाओ, देंगे ही नहीं पैसा, है कि नहीं। गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, लिक्विडिटी तो है, थोड़ी कम है, बट लेकिन फिर वापस आपको उसको रखने का खर्चा, बेचने के समय झंझट, ऑथेंटिसिटी का इशू, और फिर आपका मेकिंग चार्जेस कटेगा, प्राइस बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकती है। एक और रीज़न वाई आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होने की वजह से ये पूरा पेपर वर्क ख़त्म ही हो गया है। आपने इन्वेस्ट करना है, ऑनलाइन करना है, आपको आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू देखनी है, ऑनलाइन देख सकते हैं। सभी लोगों ने अपना अपना ऐप भी बना रखा है, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करो और आपका स्टेटमेंट आपको हमेशा दिखता है। ईयर एंड पे आपको अकाउंटेंट पूछेगा, सर इस साल का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, तो क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड वाले साइट पे जाओ, लॉगिन करो और उनको कमांड दो, डाउनलोड द ईयरली ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, वो आ गया, अकाउंटिंग हो गई।
फिर आपका अकाउंटेंट पूछेगा इस साल का कैपिटल गेन लॉस कितना हुआ, लॉग इन करेंगे, वहाँ पर आपको कैपिटल गेन लॉस सब दिख जाएगा। ठीक है, आपकी खुद की एनालिसिस के लिए अगर आपको देखना कितना रिटर्न जनरेट हुआ, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है। कभी भी आराम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पेपर वर्क ही ख़त्म हो गया। बहुत पहले पेपर वर्क बहुत था, फॉर्म भरो, जमा करो, ओके, चेक दो, सब खत्म। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर आसपास, आजकल तो गली गली में इन्होंने ऑफिसेस खोल रखे हैं, इज इट राइट, बहुत सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं, जहाँ से जो मिले ले लेना है। ठीक है, और दुनिया भर के एजेंट्स भी बना रखे हैं, तो उनके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो यू कैन गो थ्रू सम एजेंट। ऑफ कोर्स यू शुड ट्रस्ट दैट एजेंट कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो वैसी स्कीम सजेस्ट करते जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा रहता है। ये भी एक दिक्कत है। इंडिया में प्रोफेशनल सर्विसेज जो है उसमें लोग अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, क्लाइंट का फ़ायदा बाद में देखते हैं। नॉट एवरीबडी बट लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो मेरे पास आते हैं बहुत लोग कि मेरा ये एडवाइज़र है, ये एजेंट है, उसने मेरे को ये सजेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं उसको बोलता हूँ बाप रे, कौन बेवकूफ़ ऐसा सजेशन दे सकता है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया जैपनीज इंडेक्स फंड में। मैं बोला इंडिया में कम है क्या कोई? 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया वोडाफोन आइडिया में, बोले एक दिन ये कंपनी चमकेगी। अरे मैं बोला कभी नहीं चमकेगी भाई, हर महीने 40 लाख 50 लाख यूज़र कम हो रहे हैं, किसके भरोसे बैठे हुए हो? बोला नहीं, हमारे एडवाइज़र ने कहा बढ़ेगा। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया उसने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। बोला जब मार्केट सही समय आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। 1.5 करोड़ रुपया कोई सेविंग अकाउंट में रखता है क्या, या डेट फंड में रखता है क्या 3-4% रिटर्न में? मतलब अनबिलीवेबल। और वो फंड मैनेजर भी मेरा स्टूडेंट ही निकला। बहुत सारे फंड मैनेजर स्टूडेंट ही निकलते हैं। तो मैं उसको बोला भाई ऐसा क्यों करते, मैंने तुम्हें यही पढ़ाया था क्या? नेक्स्ट बेनिफिट है रिटर्न पोटेंशियल। अब आपको क्या करना, ये जो है सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आपके पास कंपेरेबल ऑप्शन हो, अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना हो, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एफडी में हमने डिस्कस कर लिया 5 से 7.5%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 से 8.25%, 8.25 और 5.5 7 भी बहुत ऑन ए हाइयर साइड है, एंड दैट टू फॉर सीनियर सिटीजन्स। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे आपका रिटर्न बहुत वेरी करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है। आंसर है आप कौन सी स्कीम में कर रहे हो ना, डेट में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, बैलेंस्ड में कर रहे हो। फिर डेट में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, डेट स्कीम में भी वापस कैटेगरीज होती हैं, और उसके हिसाब से उसमें भी रिटर्न वेरी कर सकता है। बट फिर भी अगर आप 10 साल का रिटर्न निकालोगे तो आपको डेट में, जो मैंने एनालिसिस किया, 7 से 10% मिल ही जाता है। तो क्या बढ़िया है, 5 बढ़िया है कि 7 बढ़िया है, या 9 बढ़िया है? 7-8-9% बेटर है। और मान लो आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 12-14% रिटर्न मिल जाएगा। 5 साल की एफडी करने से अच्छा है 5 साल आप बैलेंस फंड में पैसा डालो, इन 5 ईयर डेफिनेटली आपको 12-13-14% रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में। इज इट राइट? तो कितना हाइयर हो गया ना। 10 करोड़ रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो यहाँ 5.5% में और 12.5 में, 5 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा, कैन यू बिलीव? और थोड़ी हिम्मत दिखाओगे
और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी 14 से लेकर 18% तक रिटर्न आ जाता है इन 5 ईयर टाइम। ओके, अब कोई भी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री निकालो और लास्ट का 5 ईयर का देखो, या कोई भी 5 साल का एक ब्लॉक उठा के देखो, 14-15% रिटर्न आपको दिखे। कोई भी 5, मान लो आप 2012 से 2017 का कोई एक पीरियड ले लो, कोई भी म्यूचुअल फंड का कोई भी 5-6 साल का आप एक ब्लॉक लो, इक्विटी फंड 12-14-15% रिटर्न मिलेगा ही। लॉन्ग रन में इक्विटी मार्केट बढ़ता ही है, इज इट राइट? हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, बट 5-6 साल अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है गवर्नमेंट बॉन्ड में, एफडी में, उससे अच्छा फिर म्यूचुअल फंड है। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे लोग पूछेंगे, इसमें रिस्क तो बहुत है ना, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? भैया आप किसी महाजन के पास पैसे नहीं रख रहे हो, किसी साहूकार या किसी ऐसे मनी जो लोग लेंडर टाइप के लोग होते उनके पास आप पैसे नहीं रख रहे हो। आप एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में आप पैसे डाल रहे हो जिसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशन है। सेबी का रेगुलेशन है और सेबी इनके पीछे लगातार डंडा लेके खड़े रहती है, ठीक है। इनकी एक एसोसिएशन है, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है ही ऊपर, सरकार। अब इन लोगों ने इतने सारे रेगुलेशन बना रखे हैं, उनको फॉलो करना है, ना तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, तो फॉलो करना ही है। डेली बेसिस पे आप उनका नैव देख सकते हो, देख सकते हैं कौन से फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज करता है, देख सकते हैं हम। उस फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस कितनी है वो दिख सकता है आपको। पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने वो डिस्क्लोज करते हैं, वो पता है आपको, चाहिए तो मैं कभी दिखा दूंगा आपको, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट किया है वो भी आपको पूरा आपको दिखता है। एंट्री लोड कितनी है, एग्जिट लोड कितना है, पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न जनरेट किया है, वो भी दिखता है आपको। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए तो वो भी आप उनसे मंगा सकते हैं। उनका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। आजकल उनके लिए तो मार्केटिंग टूल है, वो नहीं मांगो तब भी आपको मेल पर आते रहेंगे, ये सब आते हैं। एक बार बस तुम अपना नंबर डाल के देखो इनके वेबसाइट पे, फिर देखो तुमको कितना डॉक्यूमेंट्स और मेल आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। इनकी टेली मार्केटिंग हमारे सीए कोचिंग से भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हमारे ऑफिस वाले तो करते ही आपको परेशान करते हैं। तुम तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो ना, तुम्हें क्यों करेंगे, जो नहीं है उनको पूछो। दिन भर बैठ के वही काम है। म्यूचुअल फंड वाले का भी आजकल यही काम हो गया। एक बार बस तुम्हारा नंबर, ईमेल एड्रेस चले जाए किसी भी तरह, और तो और उधर जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वो भी आपका डेटा निकाल के बेचते हैं फिर, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट नहीं और भी है, टैक्स बेनिफिट। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। जैसे इक्विटी स्कीम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लोअर टैक्स रेट है। दूसरा आपको वो 80C का बेनिफिट है, ठीक है। पहले और भी बेनिफिट्स थे, अभी धीरे धीरे कम कर दिया है। अब अगला जो